अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो विंडोज़ टू वर्ल्ड ज्योग्राफी है ग्रेड 8 की, इसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 11 है प्राइमरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस जो है वो आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन चूँकि कल पेपर है और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम पता नहीं मैं सेकेंडरी फोर्सेस एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन प्राइमरी फोर्सेस मैं बहरहाल आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। प्राइमरी फोर्सेस हमारे पास 4 टाइप्स की हैं: सोलर हीट, विंड्स, ग्रेविटी और कोरियोलिस इफेक्ट। अब बेसिकली ये किस चीज़ की प्राइमरी फोर्सेज हैं? ये ओशन करंट्स की प्राइमरी फोर्सेज हैं। तो ये सारी फोर्सेज जो हैं दे वुड बी रिलेटेड टू द ओशंस और द वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोलर हीट देख लेते हैं। सोलर हीट क्या है? जो सन लाइट आप पे पड़ती है, सन की हीट आती है, सन की रेज जो ओशन के ऊपर पड़ती हैं, ये वो हैं। अब क्या है? व्हेन द सन हीट्स द वाटर नियर इक्वेटर। अब ये बात समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द इक्वेटर। आपको पता है कि अगर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, आई होप कि नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये हमारे पास पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे ही आप बिल्कुल मिड में आ जाते हैं तो दिस इज़ नोन एज द इक्वेटर। ये होता है हमारा क्या? इक्वेटर। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। तो आपका जो अर्थ है वो बेसिकली स्पेस में है और नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन की तरफ होते हैं और बीच में आता है इक्वेटर, और सन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर आता है। तो इक्वेटर के जो एरियाज़ होते हैं या वो वाले एरियाज़ जो इक्वेटर में लाई करते हैं, वहाँ पे गर्मी होती है क्योंकि सन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द सन हीट्स द वाटर नियर द इक्वेटर। आपको पता है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है, फैलता है, ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं। व्हेन द सन हीट्स द वाटर नियर इक्वेटर, हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, नॉट द पोल्स, इट एक्सपैंड्स। अब ये एक्सपैंड हो गया। जब ये एक्सपैंड होगा, लेट्स सपोज ये हमारा, दीज आर द ओशंस ना, ये हमारा पानी है, ठीक है। ये आप लेट सपोज कि ये हमारा सारा इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ पे सन लाइट पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे जब रेस पड़ती हैं सन की, तो क्या होता है? ये पानी गर्म होता है, गर्म होके ये एक्सपैंड होता है और एक्सपैंड होके ये कितना एक्सपैंड हो जाता है? 8 इंचेस। ठीक है, ये पानी 8 इंचेस एक्सपैंड हो जाता है। लेट मी चेंज माई पेन फर्स्ट। तो ये जो पानी है ये गर्म होके एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। अब ये कितना एक्सपैंड होता है? 8 इंचेस, ठीक है, 8 इंचेस एक्सपैंड होता है। तो पानी फिर हमारा जब गिरता है तो ये डाउन हिल गिरता है, ठीक है, डाउन हिल फ्लो करता है। तो हमने क्या किया? हमने ये देखा कि जब सन लाइट पड़ती है इक्वेटर पे, ठीक है, तो इक्वेटर पे पड़ने की वजह से पानी हो जाता है गर्म, और ये पानी की प्रॉपर्टी है कि गर्म होकर एक्सपैंड करता है। तो ये पानी एक्सपैंड होगा, कितना एक्सपैंड होगा? 8 इंचेस। वैसे तो 8 इंचेस आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब हम ओशन की बात करेंगे तो ये इट्स सो बिग कि ये 8 इंचेस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये एक स्लाइट सी स्लोप बनाती है, इस तरह नहीं जैसे आपको नज़र आ रहा है इतनी बड़ी स्लोप नहीं, ये स्लाइट सी स्लोप बनाती है और पानी इससे डाउन हिल फॉल करता है। तो क्या है यहाँ पे? व्हेन द सन हीट्स द वाटर नियर इक्वेटर it expands, due to which it is 8 inches higher near the equator forming a slight slope. slight slope क्यों बनाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो 8 इंचेस की स्लोप हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम इतने बड़े ओशन की बात करते हैं तो दिस स्लोप डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। और ये बहुत आपको स्लोप स्लाइड सी लगती है, बड़ी नहीं लगती। द वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन हिल। जब वो स्लोप बनाएगा तो पानी जब गिरेगा तो किस तरह आएगा? नीचे ही ना, ग्रेविटी की वजह से। और जब स्लोप बनेगी तो इट विल फॉल डाउन हिल। तो प्राइमरी फोर्सेज में पहली फोर्स क्या है? सोलर हीट। व्हेन द सन हीट्स द वाटर नियर इक्वेटर इट एक्सपैंड्स, ड्यू टू विच इट इज 8 इंचेस हायर नियर द इक्वेटर फॉर्मिंग अ स्लाइट स्लोप। द वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन हिल, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं विंड्स पे। विंड क्या है? हवा है, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक ग्लास लें, उसमें आप पानी भरें, उसको आप ब्लो करें, फूंक मारें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पानी में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। विंड्स पड़ने से पहले आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, और जितनी ज़्यादा ज़ोर से आप फूंक मारेंगे उतनी ज़्यादा ज़ोर से पानी जो है वो मूव करेगा, लेकिन उसमें एक रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब आपको पता है जो ओशंस होते हैं उसके क्रॉस हर वक्त विंड जो है वो ब्लो करती रहती हैं, और जब वो विंड्स ब्लो करती हैं तो जो सरफेस होती है पानी का, बिल्कुल जो सरफेस होती है ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसमें
और जो विंड है, उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आती है। इतनी आसानी से नहीं वो पानी को मूव करेगा, पानी रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। आप भी देखें, जब आप फूंक मारेंगे पानी में तो इतनी आसानी से, हल्की सी फूंक से पानी नहीं हिलेगा, बल्कि आपको थोड़ा प्रेशर लगा के थोड़ा उसको ब्लो करना पड़ेगा, और आपको फील होगा कि पानी में रेजिस्टेंस है। तो जो सरफेस ऑफ द वाटर है वो और जो विंड है उसके बीच में क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। Winds blowing across the oceans cause friction between the surface of water and the wind, causing the water to flow in the direction of the wind and pile up. और आप देखें, जब आप भी फूंक मारेंगे ग्लास में तो पानी एक जगह पे पाइल अप हो जाएगा, ढेर बनता जाएगा। एक जगह पे आपको लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने ब्लो किया पानी को। तो इसी तरह वो वाली विंड्स जो कि ओशन के अक्रॉस ब्लो करती हैं, वो वाटर की सरफेस और विंड के बीच में फ्रिक्शन काज करती हैं, और उससे क्या होता है, पानी उसी डायरेक्शन में फ़्लो करता है जिस डायरेक्शन में विंड है। विंड की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसी डायरेक्शन में पानी ब्लो करेगा, और उधर वो पाइल अप होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। टाइम कम है, जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। ग्रेविटी आपको पता है कि पानी के नीचे क्या है, पानी के नीचे भी आपको पता है ज़मीन ही है, उसमें ग्रेविटी है, और ग्रेविटी जो है वो पानी को डाउन हिल खींचती है अपनी तरफ। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, याद करने की बात है। कॉरियोलिस इफेक्ट थोड़ा समझने वाला है, वो आपको समझा देती हूँ। आपको पता है कि अर्थ जो है वो इट्स रोटेटिंग, अर्थ हर वक्त घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो क्या होता है, अब इसको मैं बजाय इसके कि आपको बुक से डायरेक्ट समझाऊं, मैंने आपको वैसे ही समझाऊंगी जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। अब ये देखिए, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। जो आपको पता है इक्वेटर पे जब सनशाइन पड़ती है, सूरज की किरणें आती हैं, तो यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है, लेकिन पोल्स पे सर्दी है। अब होता क्या है, अर्थ जब घूम रही है पानी भी घूम रहा है। अब पानी जब इधर से इधर आता है, ठंडा पानी आया गर्म पानी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से ठंडा पानी मिल गया गर्म पानी के साथ, पानी का टेम्परेचर मॉडरेट हो गया। अब ये मॉडरेट पानी जब इधर जाएगा इक्वेटर से, गर्म पानी साउथ पोल की तरफ, तो यहाँ पे जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी के साथ मिलेगा और पानी मॉडरेट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। अब साउथ पोल से ठंडा पानी है, ठंडा पानी इधर जा रहा है इक्वेटर की तरफ, इधर जाके जब ये गर्म पानी से मिलेगा तो पानी यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। जब यहाँ इक्वेटर से गर्म पानी जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ ठंडा पानी है, ये गर्म पानी ठंडे पानी के साथ मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आई होप कि आपने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पढ़ा होगा साइंस में। तो बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑल फ्लूइड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टेंड टू बेंड टू द राइट, ठीक है। जितने भी फ्लूइड्स हैं वो राइट की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये नॉर्थ पोल ले लें और ये साउथ पोल ले लें, तो ये राइट की तरफ टेंड हो जाते हैं जितने भी फ्लूइड्स हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर के जो हैं वो यहाँ पे टेंड हो जाते हैं लेफ़्ट की तरफ। ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ़्ट। जितने भी फ्लूइड्स हैं ओशंस में वो राइट हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ इक्वेटर के, और फ्लूइड्स जो साउदर्न हेमिस्फेयर में वो चले जाते हैं लेफ़्ट की तरफ। ये फिगर जब आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Clockwise and anti-clockwise movement of the surface gyres in the oceans caused by the Coriolis effect। तो ये आपको क्या दिखाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये देखिए, ये मूवमेंट क्या है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो घड़ी नहीं चलती, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो वाइट वाले ब्लू वाले एरोज हैं, दीज आर द कोल्ड करंट्स। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, अभी यहाँ देखिए, ये हमारी ओशन करंट्स हैं। जो ब्लू वाले एरोज़ हैं वो हैं ठंडे पानी के, और जो रेड वाले एरोज़ हैं वो हैं गर्म पानी के, ठीक है। अब आप देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये देखिए, ये जो ठंडा पानी है ये किस तरह इसकी मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसी तरह ये वाली जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज है, ये देखिए, ये यहाँ से इधर इधर, क्योंकि घड़ी इससे में चलती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ एरोस ना तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं और ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं, वो या तो राइट हो रहे हैं या वो लेफ़्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया। आप ये भी देखिए, ये जो गर्म पानी की करंट्स हैं ये भी आपकी ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चलती रहती है और अगर टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इससे आपको पता है कि ठंडा और गर्म पानी जो है वो ओशंस के थ्रू आउट कैसे सर्कुलेट करता है, और इसकी
जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स भी ये हमें बताता है। अगर ये इस तरह मूव कर रहा है ना, इस तरफ मूव कर रहा है, इधर ही पानी पाइल अप होगा, और ये विंड की डायरेक्शन ये है इसलिए इधर मूव कर रहा है। अगर ये इधर ऐसे मूव कर रहा है तो विंड की डायरेक्शन ये है इसलिए ऐसे मूव कर रहा है। अब ये देखिए, लेट्स सपोज ये हमारा एक पोल है, ये एक पोल है, तो जब इधर से मूवमेंट होती है तो इधर पानी गर्म आया, इधर जाके ठंडे से मिला, नॉर्मलाइज हो गया, ठंडा गर्म के साथ मिला, नॉर्मलाइज हो गया। इस तरह हमारा टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा से देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया है तो हम देख लेते हैं कि क्या इसमें मसला है। बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन ऑल फ्लूइड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर टेंड टू बेंड टू द राइट, ठीक है। जो नॉर्थ पे हैं वो सारे के सारे कोशिश करते हैं कि हम राइट की तरफ बेंड हो जाएं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो लेफ़्ट की तरफ बेंड हो जाए। ये आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। ये वाली मूवमेंट क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली मूवमेंट क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाली मूवमेंट क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हर जगह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। अब मेरी बात सुनिए, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। कैसे रेगुलेट हो रहा है, यही कॉरियोलिस इफेक्ट होता है। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, एक आप सॉसपेन लें, उसमें आप गर्म पानी डालें और उस सॉसपेन का हैंडल पकड़ के उसको आप क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएं तो पानी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको पता चलेगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती हैं। और फिर एट द एंड क्या होगा, आपका जो गर्म पानी है या गर्म दूध है या जो भी गर्म लिक्विड है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठंडा पानी गर्म के साथ मिलेगा, गर्म ठंडे के साथ मिलेगा, और इस तरह आपने जो भी चीज़ ठंडी करनी है, इक्वल अच्छे टेम्परेचर पे लानी है, रूम टेम्परेचर पे लानी है, तो वो आ जाएगी। तो ये थी हमारी प्राइमरी फोर्सेस। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। टाइम आपका कम है, कल पेपर है, वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, तो अगर हो जाती है जल्दी तो आई विल गो फॉर सेकेंडरी फोर्सेस एज वेल। थैंक यू।